सुर लय ताल का कीमती धागा टूट गया। कव्वाली की सल्तनत के अजीम शहंशाह उस्ताद शेर अली इंतकाल कर गए। उस्ताद शेर अली की जोड़ीदार कवाल उस्ताद मेहर अली अकेले रह गए। उस्ताद शेर अली का इंतकाल गुज़िश्ता शाम फैसलाबाद में हुआ। मरहूम की नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे अदा की जाएगी। गुलाम मोहम्मदाबाद में मरहूम की रिहाइशगाह पर मदाह ताज़ियत के लिए पहुंच गए। फन कव्वाली की अहम शख्सियात का भी तांता बन गया। आबिद मेहर अली, शराफत अली शेर अली, साईं जाफर हुसैन, जाहिद अली, काशिफ अली, फजल जमान, नज़ीर इजाज अफरीदी और दीगर शरीक हुए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली। बिल्कुल, कव्वाली की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद शेर अली खां गुज़श्ता सब रज़ाए इलाही से जो इंतकाल कर गए हैं और उनकी रहायशगाह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान एक बड़े फ़नकार से महरूम हुआ है। अरसा दराज से उस्ताद शेर अली खान शुगर और फालिज के अमराज में मुब्तला थे, उसका सामना कर रहे थे, जो कि गुज़श्ता सब 4 रोज़ से अभी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे और गुज़श्ता शाम को जो है वो इंतकाल कर गए हैं। अभी इनकी रहायशगाह पर मैं मौजूद हूँ। तांता बंधा हुआ है शहरियों का, ना सिर्फ शहरियों का बल्कि एक बड़ा नाम है कव्वाली का, जिनके शागिर्दों की तादाद ही लातादाद है और जगह जगह से जो दूसरे शहरों से भी उनके शागिर्दों की आमद का सिलसिला रहायशगाह पर ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। ना सिर्फ शागिर्द बल्कि जो मारूफ कव्वाल हजरात हैं, उनके फ़न से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो आ रहे हैं और अहम शख्सियात उनकी रहायशगाह पर आ रही है। अगर इनके सौगरान की बात की जाए तो 2 बेटे जो हैं एजाज शेर अली और साथ में शहबाज शेर अली, वो इनके सौगरवान में शामिल हैं और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जोक उनकी रहायशगाह पर आ रही है, ताज़ियत की जा रही है। अगर नमाज जनाजा की बात की जाए तो 1:30 बजे जो गुलाम मोहम्मदाबाद का बड़ा कब्रिस्तान है, उसकी जनाजगाह में नमाज जनाजा अदा किया जाएगा, जिसकी तैयारियाँ भी जारी हैं। उस्ताद शेर अली खान के अगर फ़नी करियर की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा करियर है उनका, जो ना सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद रहा बल्कि पूरी दुनिया में आपने गायकी के जो नमूने हैं वो पेश किए। अगर इनके कलाम की बात की जाए तो मैं पंचतनी हूँ, शामा पैया और बड़े बड़े जैसे जो कलाम हैं वो इनके शामिल होते हैं इनके फ़न में। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे अवार्ड याफ्ता, साथ में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी भी हासिल किया और बेशुमार जो सिविल अवार्ड्स हैं वो अपने नाम किए हैं दोनों भाइयों की जोड़ी ने, मेहर अली और शेर अली। अभी जो मेहर अली उस्ताद मेहर अली है वो भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़े ही दुखी मनाजिर देखने में आए हैं सामने कि उन्होंने किस तरह से अपने भतीजों को जो आसरा दिया है, तसल्ली दी है। एक बड़ा नाम शहर फैसलाबाद का फ़नकार, बड़े कवाल जो कवाली की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कनाडा, अमेरिका, पूरी दुनिया में जो इनका एक फ़नी करियर है वो समाप्त होता है, वो शुरू होता है, ख़त्म होता है कि कहीं भी ऐसे कोई मुल्क नहीं होंगे जहाँ पर ये गए नहीं होंगे और परफॉर्म नहीं किया होगा, अपनी आवाज़ का जादू जगाया और अहले बैत से जो मोहब्बत का इजहार था, ऐसे ऐसे कलाम पेश किए, ऐसी ऐसी कवालियाँ पेश की, नात हो, कवाली हो, कलाम हो, हर तरह में अपना लोहा मनवाया और एक बड़ा नाम शहर फैसलाबाद का गुज़श्ता शाम जो है वो आज सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिन्हें 1:30 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। गुलाम मोहम्मदाबाद के बड़े कब्रिस्तान में जनाजगाह में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और साथ में तदफीन का जो तजदीद तकफीन का सिलसिला है उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। बड़े कब्रिस्तान में ही उनके आबाई जो कब्रिस्तान है उसमें ही उनकी तदफीन की जाएगी। 2 साल कमोबेश उन्होंने ज़ियाबैतिस और फालिज के जैसे अमराज का, जिसमें वो मुब्तला रहे, सामना किया और गुज़श्ता 4 रोज़ से फैसलाबाद के निजी हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे और गुज़श्ता शब खालिक हकीकी से जा मिले। जी, मरहूम की रिहाइशगाह पर मदाह ताज़ियत के लिए पहुंच गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे अदा की जाएगी। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, प्रॉपर्टीज के मामलात में टैक्स फ्रॉड पकड़ने वाले ही फ्रॉड करने लगे। शहरियों के अदाशुदा टैक्सेस का रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम से खत्म किया जाने लगा। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स ने शहरियों को दोबारा नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए। रीजनल डायरेक्टर एक्साइज तनवीर गोंदल ने इंस्पेक्टर्स के मुबैना फ्रॉड की तहकीकात शुरू कर दी। बोले, जुर्म साबित होने पर सख्त एक्शन होगा। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फैसलाबाद में महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन के प्रॉपर्टी इंस्पेक्टरों का बड़ा फ्रॉड सामने आया है और खोड़ेवाला सर्कल में मुबैना तौर पर प्रॉपर्टी के अमले की जानिब से जो शहरियों के अदाशुदा प्रॉपर्टी टैक्स है उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम में से टैंपर किया गया और टैंपर करने के बाद उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया गया। यानी कि शहरियों ने जो गुज़श्ता सालों में टैक्स अदायगी की उसका रिकॉर्ड डिलीट करके उनको दोबारा से नोटिस भिजवा दिए गए कि उन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया,
लिहाजा अब प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी कर दी जाए। इस हवाले से लगभग 1.5 करोड़ रुपए से जायद की इनवाइसिस का डाटा डिलीट करने का मामला सामने आया है और मामला सामने आने पर डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन तनवीर अब्बास की जानिब से मामले की तहकीकात जो है वो शुरू करवा दी गई है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक इस हवाले से इंक्वायरी कमेटी जो है वो तहकीकात करेगी और तहकीकात में अगर जुर्म साबित हो जाता है तो जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के टाटा बाजार में आतिशज़दगी से करोड़ों का नुकसान, मुतासिर होने वाली अलमदीना कमर्शियल मार्केट के बिजली कनेक्शन मुफ्त बहाल करने का मुतालिबा। सदर अलमदीना कमर्शियल मार्केट अरशद गुज्जर कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट के बायस करोड़ों का नुकसान हुआ। एक माह में तीसरी बार आग लगी। ताजरों की पंजाब हुकूमत से माली मदद की भी अपील। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील। अलमदीना कमर्शियल मार्केट के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने वाली आग में 35 से 40 दुकानें जो हैं वो लपेट में आई, जिससे ताजरों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी गुज्जर साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, किस तरह से ये वाकया पेश आया और कितना नुकसान हुआ है ताजरों का और क्या अब मुतालबात हैं ताजर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला वाकया नहीं, ये तीसरा वाकया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से अक्सर होता रहता है। वहाँ पर शिकायत भी की है। अभी 15 दिन पहले तकरीबन 10-15 दुकानें झुलस गई इसी तरह शॉर्ट सर्किट की वजह से। वहाँ भी लाखों का नुकसान हो गया। रिसेंटली परसों रात 3 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। तकरीबन 35-40 दुकानें झुलस गई, जिसमें लॉन का कारोबार था, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया दुकानदारों का। दुकानदार बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए। मेरी महकमा भापड़ा से अपील है, मुतालबा है कि ये जो लूज तारे उनको ठीक किया जाए और जो लोगों को मीटर जल गए हैं आफात की वजह से उनसे कोई डिमांड नोट न लिया जाए, उनकी बिजली बहाल की जाए, फ्री ऑफ कास्ट की जाए। और हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि जो ताजर बिल्कुल फारग हो गए हैं, जिनकी जो जमा पूंजी है वो जल गई है, उनको अमदाद दी जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि नहीं जाने से यही कहा जा रहा है कि ताजरी का करोड़ों का नुकसान हुआ है। ताजर हैंड टू माउथ हो चुके हैं। हुकूमत जो है उनकी मदद करे और जो फेस्को है वो उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है बिजली के कनेक्शन दोबारा उनके बहाल करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फजील अहमद। पोलियो टीमों की नाअहली मुहिम की कामयाबी के आड़े आ गई। फैसलाबाद में पोलियो कतरे पीने से महरूम 10 बच्चे सामने आ गए। बच्चे यूनियन काउंसिल नंबर 169 और 268 से सामने आए। बच्चों से मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम 7 रोज़ा मनाई गई थी और 39,000 बच्चे ऐसे थे जो कि महकमा सेहत की टीमों को घरों में ना मिल सके और इसके बाद तीसरी पार्टी की जो था वो विजिट किया गया और इधर बताया जा रहा है कि 2 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिन्हें इंटरमीडिएट करार दिया गया। क्यों करार दिया गया? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर असमत वास मौजूद है। जी डॉक्टर साहब बताएं, क्या कहेंगे ये जो रिपोर्ट आई है सामने तीसरी पार्टी की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी 7 रोज़ा पोलियो मुहिम जो है वो ओवरऑल बहुत अच्छी रही है। हमारे जो यूसीएमओ की मॉनिटरिंग है, हमारे पार्टनर स्टाफ की मॉनिटरिंग है, हमारे हेल्थ मैनेजर की मॉनिटरिंग है, वो भी उसमें ज़बरदस्त रही है। लेकिन जो थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन की है आफ्टर कैंपेन, उसमें बैड लक ये है कि 2 यूसी हमारी जो है, एक तहसील सदर की है और एक जिना टाउन, वो इंटरमीडिएट आई है। तो इंटरमीडिएट भी ऐसा बुरा रिजल्ट तो नहीं है, उसमें उनके पास डेटा नहीं होता एक्चुअली कंपेयर करने के लिए। वो 4 बच्चे जो हमें मिले हैं वो एक्चुअली हमारे एनए रिकॉर्डेड थे जो 7 दिन के बाद वापस आए और जो टीमों ने उसको इवेलुएट किया है उनके पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए ये इंटरमीडिएट हुई है और ओवरऑल कैंपेन हमारी जो है ये बहुत अच्छी रही है। ठीक है सर, 4 बच्चे जो दोनों यूनियन काउंसिल की बात करी है, एक यूनियन काउंसिल में 4 बच्चे मिले हैं, उनमें हमने स्वीप एक्टिविटी भी करवा दी है। ठीक है, और दूसरी जो थी वो इंटरमीडिएट का, उसमें भी 4 बच्चे हैं जो एनए थे, रिकॉर्डेड एनए थे, लेकिन फिर भी हमने स्वीप एक्टिविटी जो है वो दोनों यूसीज में करवा दी है। जी बिल्कुल, दोनों यूनियन काउंसिल्स में जो है वो क्लीन स्वीप एक्टिविटी करवा दी है ताकि कोई बच्चा पोलियो कतरे पीने से महरूम रह गया तो उसे पोलियो के कतरे पिलाए जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन। चिन्योट और जड़ावाला के शहरियों को सस्ते मॉडल बाजार मिलेंगे। इंतजामिया का मॉडल बाजारों की तामीर का फैसला। चिन्योट में मॉडल बाजार पर 30 करोड़ रुपए लगेंगे। जड़ावाला के मॉडल बाजार पर 20 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने टेंडर तलब कर लिए। टेंडर पेपरा कवानीन के तहत जारी होंगे। 31 दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्टर्स कवायद को जमा करवा सकते हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान।
फैसला आबाद की तहसील जड़ांवाला में मॉडल बाजार और इसी तरह चनियोट में भी मॉडल बाजार की तमीर का फैसला किया गया है। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की जानब से इन तमाम स्कीमों के टेंडर तलब किए गए हैं। फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला में 20 करोड़ लागत से मॉडल बाजार तमीर किया जाएगा। इसी तरह चनियोट में 30 करोड़ से ज़ायद की लागत के जो है वो मॉडल बाजार पर खर्च किए जाएंगे और इस हवाले से जो टेंडर है वो भी तलब कर लिए गए हैं और पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की जानब से 31 दिसंबर तक जो है वो टेंडर के तमाम तर जो कवायफ हैं वो तलब किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स तमाम तर अपनी जो सिक्योरिटी है वो जमा करवा कर टेंडर में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि पेपरा कवानीन के तहत तमाम तर टेंडरिंग प्रोसेस का मुकम्मल किया जाएगा और फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला और इसी तरह चनियोट में भी मॉडल बाजार जो है वो बनाए जाएंगे और मजमूई तौर पर दोनों स्कीमों पर 50 करोड़ से ज़्यादा की लागत के फंड खर्च। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असलम। फैसलाबाद में सेकंड पाकिस्तान ओपन अब्दुल कदीर खान मेमोरियल स्केटिंग टूर्नामेंट जारी, मुल्क भर से तलबा व तालिबात की शिरकत। मज़ीद जानते हैं कामरान सईद से। जी कामरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के जिनाह बाग में इस वक्त सेकंड पाकिस्तान ओपन स्केटिंग टूर्नामेंट जो है वो उसके मैचेस जारी हैं और मुल्क भर से यहां पर 110 स्केटर्स ने तलबा व तालिबात ने शिरकत की है और यहां पर जो है वो अपनी स्केटिंग की जो सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। इनमें जो है ऐसे भी बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को स्केटिंग में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ऐसी एक तालिबा इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, आप कहां पर रिप्रेजेंट कर चुकी हैं पाकिस्तान को और आज जो है कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा खान है और मैं सिंध से आई हूँ सिंध को रिप्रेजेंट करने फैसलाबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, आपने देखा। और भी बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से हैं? मैं फैसलाबाद इलाइन स्केटिंग क्लब से यहाँ से ही आ रही हूँ। तो आपने अभी परफॉर्म कर लिया या करना है? मेरा अभी सेकंड बारी है, अभी मेरा नाम अनाउंस हो गया है। जी ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं कराची से हूँ, स्केटिंग यार्ड कॉम्प्लेक्स से, नाज़िमाबाद में जो है। और थर्ड पोजीशन हासिल भी कर लिया है। थर्ड पोजीशन हासिल कर ली है। यहाँ पर स्केटिंग कंपटीशन जो है ये ऑल पाकिस्तान स्केटिंग कंपटीशन है जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों से 110 तलबा और तालिबात ने शिरकत की है और यहाँ पर पहली पोजीशन हासिल करने वाले को गोल्ड मेडल दिया जाएगा, दूसरी पोजीशन पर सिल्वर और तीसरी पोजीशन पर जो है ब्रॉन्ज मेडल दिया जा रहा है और इसका इनेकाद जो है वो किया गया है फैसलाबाद डिवीजन स्केटिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से। जी मुल्क भर से 110 तलबा व तालिबात ने टूर्नामेंट में शिरकत की। मेजबानी डिवीजन स्केटिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन कर रहे हैं। कामरान सईद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के देही इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज, लोकल गवर्नमेंट ने फंड्स मेंबरान सूबाई असम्बली के हवाले कर दिए। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। तो बात करें यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से लोकल गवर्नमेंट की जानिब से वर्क आर्डर्स का इजरा कर दिया गया। यहाँ पर जीतने वाले एमपीएस को फी हल्का पैसे दिए गए थे। वर्क आर्डर काफ़ी 1 से 1.5 महीने तखीर से इजरा हुआ है, ताहम वर्क आर्डर का इजरा कर दिया गया और फैसलाबाद में जितने भी एमपीएस जीते हैं देही इलाकों में, जड़ांवाला, तांदरियावाला, समुंदरी और सदर के इलाकों में, वहाँ पर उनके लिए डेवलपमेंट फंड्स लगाए जाएंगे और बेशतर फंड्स सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर लगाए जा रहे हैं, वाटर सप्लाई स्कीमों पर लगाए जा रहे हैं, जिनका मकसद ये है कि देही इलाकों में म्यार ज़िंदगी बुलंद किया जाए। देही इलाकों में जो लोगों के मसले हैं, सोलंग नालियों की या चार दीवारी जो सरकारी इमारत की या कब्रिस्तान की या जनाजा गाह की और उसके अलावा सरकारी स्कूलों, हस्पतालों, डिस्पेंसरियों की, उन तमाम की चार दीवारी की जाए और उसके अलावा ग्राउंड्स के हवाले से या जितने भी वाटर सप्लाई या सड़कों की तमीर और मुरम्मत के मंसूबे उनको तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हवाई सफर की सहूलियात के लिए मुतहर्रिक। एयरपोर्ट मैनेजर तस्नीम अख्तर जमील की ईवान सनत और तजारत आमद। सदर चैम्बर रेहान नसीम भराड़ा, ग्रुप लीड मियां जावेद इकबाल से मुलाकात की। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आलमी परवाजों और कार्गो सर्विसेज पर गुफ्तगू। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कायमा कमेटी एविएशन जो है उसकी मीटिंग हुई, जिसमें फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैनेजर तस्नीम अख्तर ने भी जो है वो शिरकत की। रेहान नसीम बराड़ा सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जेर सरप्रस्ती मीटिंग के अंदर मियां जावेद इकबाल जो कि नेशनल ग्रुप के ग्रुप लीडर हैं वो भी, और साबका सदूर मुजम्मिल सुल्तान, काशिफ ज़िया, सीनियर नायब सदर कैसर अहमद गुच्छा और चेयरमैन कायमा कमेटी नदीम इकबाल समेत दीगर लोग शरीक हुए, जिसमें फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आलमी परवाज़ों की जो तादाद है बढ़ाना, क्योंकि इसी फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक हफ्ते में 120 से ज़ायद परवाज़ें सफ़र किया करती थी जो कि कम होकर 80 रह गई हैं, जिनको दोबारा बढ़ाने और ख़ास तौर पर
एयरपोर्ट की एक्सटेंशन के बाद, एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन के बाद कार्गो टर्मिनल की मंजूरी और कार्गो टर्मिनल के ऊपर काम करने के हवाले से गुफ्तगू हुई कि इसको कार्गो टर्मिनल जो है वो बनाया जाए, जिस पे एयरपोर्ट मैनेजर का कहना था कि हमें अगर लोड का डाटा मुहैया कर दिया जाए तो हम इसको जल्द ऑपरेशनल कर सकते हैं, जिस पे साबिक चेयरमैन PHM साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर काशिफ ज़िया ने कहा कि 1 हफ्ते के दौरान आपको डाटा जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इस पे जल्द काम करके मियां जावेद इकबाल ने पूरी टीम को कहा कि एक्शन लें ताकि यहाँ से कार्गो टर्मिनल के साथ साथ दीगर इंटरनेशनल परवाजें जो वो भी शुरू हों और फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फैसलाबाद के कारोबारी अफराद समेत आम पब्लिक को जो है वो फायदा हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। तब आपको बताएं, पुलिस हुकाम ने एहलकारों से एक वक्त की रोटी छीन ली। फैसलाबाद में पुलिस लाइंस का मैच दोपहर 2 बजे का बंद कर दिया गया। एहलकार सिर्फ 80 रुपए में लंच की सहूलत ले रहे थे। 2 साल कबल शुरू की सहूलत बगैर वजह बताए बंद कर दी। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की एहलकारों को मजीद सहूलियात फराहम करने की बजाय एक बड़ी सहूलत भी उनसे छीन ली गई है। पुलिस लाइन्स में वाक़या मेस पर लंच की सहूलत खत्म कर दी गई है। अब एहलकारों को सिर्फ वहां पर अलल सुबह नाश्ता और रात को डिनर की सहूलत मौजूद है। 2.5 साल कबल गुलाम मुबशर मेकन यहाँ पर सिटी पुलिस अफसर तैनात है, जिन्होंने इस मैस का बाकायदा क़याम किया था और शहरियों को सब्सिडी देते, जो एहलकार है उनको सब्सिडी देते हुए सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच और रात को डिनर की सहूलत दी गई थी। एहलकार एक वक्त में 80 रुपये अदा करके बेहतरीन खाना वहाँ से खा सकते थे, लेकिन अब अचानक बगैर कोई वजह बताए, बगैर पेश की इत्तला दिए लंच की सहूलत वापस ले ली गई है। लंच के औकात में मैस को बंद कर दिया जाता है और फैसलाबाद पुलिस की एहलकारों को दौरान ड्यूटी मैस की बजाय रोड से अफजाने सेहत के असूलों के खिलाफ बनाया जाने वाला महंगा खाना खाना पड़ता है। एहलकारों की जानब से ये मुतालबा किया गया कि मैस पर दोबारा से लंच की सहूलत फराहम की जाए ताकि जो एहलकार हैं उनकी जेबों पर बोझ ना बढ़े। जी तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस को फंड्स की अदम फराहमी, बिल अदा न होने पर थाना शोरकोट सिटी का इंटरनेट बंद कर दिया गया। फ्रंट डेस्क बंद होने से FIR, करेक्टर सर्टिफिकेट और दीगर सर्विसेज ठप होकर रह गई। मजीद बात करते हैं शहजाद अली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से फंड्स की फराहमी ना होने के बाद जो है वो थाना शोरकोट सिटी में PCL जो है वो बंद हो गया है, जिसके बायस इंटरनेट की फराहमी भी बंद हो चुकी है। फ्रंट डेस्क पे आने वाले जो साइलिन है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो भी साइलिन यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, किराए जात के लिए, FIR के लिए, जो दीगर मामलों के लिए आते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर सिस्टम बंद होने के बायस उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ साइलिन भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। सर ये बताइएगा कि आप यहाँ पे फ्रंट डेस्क पे आए थे, सिस्टम बंद है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सिटी 41 का, जिसने इस अपना इशू को हाईलाइट किया। मैं आया था, वो करेक्टर सर्टिफिकेट के 2 फॉर्म थे, तस्दीक करवाने, इनसे लेने थे। इन्होंने जो वो अपना फ्रंट डेस्क से बैठा था, उसने कहा जी हमारा इंटरनेट बंद है। मैं कहा जी कितनी देर बाद आ जाएगा? उसने कहा जी ये हमें नहीं पता, हमारा बिल पे नहीं हुआ और अपना जब पे होगा अकाउंट वाले क्लियर करेंगे तो फिर ही होगा। मैं हुकूमत पंजाब से अपील करूँगा कि ऐसे काम जिनमें कराया जाता है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, एमरजेंसी काम होते हैं, उनको तो होना चाहिए। तो ये हुकूमत पंजाब को चाहिए कि ये फिल थाना शोरकोट सिटी का बिल फिल फॉर पे करे और सर्विस को बहाल करे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि फ्रंट डेस्क का जो सिस्टम है मुकम्मल तौर पे बंद होकर रह गया है। PCL की अदम अदायगी की बाइस जो है इंटरनेट जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। तो इन्होंने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि फौरी तौर पे जो फंड्स हैं वो फराहम किए जाएँ ताकि बिल अदा हो सके और यहाँ पे आने वाले साइलिन के लिए जो है वो आसानी पैदा हो सके। शहजाद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद की जेलों में कैदियों को PCO की सहूलत मिल गई। कैदी आज से राबते के लिए ऑडियो वीडियो कॉल कर सकेंगे। हर कैदी सिस्टम में 5 फोन नंबर रजिस्टर्ड करवा सकता है। कैदी सिर्फ खूनी रिश्तेदारों, अहलिया और वकील से राब्ता कर सकेगा। पीर से हफ्ता सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सहूलत मुयस्सर रहेगी। दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन कैदी सहूलत से फायदा नहीं उठा सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद की जेलों में कैदियों को PCO की सहूलत मिल गई। कैदी अजीज वकारिब और वकला से राबते के लिए ऑडियो वीडियो कॉल कर सकेंगे। हर कैदी सिस्टम में 5 फोन नंबर रजिस्टर्ड करवा सकता है। कैदी सिर्फ खूनी रिश्तेदारों, अहलिया और वकील से राब्ता कर सकेगा। खातीन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ फैसलाबाद की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 2024 में 513 खातीन ने तशद्दुद समेत दीगर मसाइल की वजह से तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की खिदमात हासिल की। मज़ीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम।
جی بالکل، فیصل آباد میں خواتین تحفظ مرکز کی جانب سے خواتین پر ہونے والے تشدد یا اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو معاملات کے جو کیسز ہیں اس کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. 2024 کے اندر جتنے کیسز سامنے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ 2007 سے لے کے 2024 تک جو کیسز کے معاملات رہے ہیں ان کو کس طرح سے سیٹل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور کتنے کیسز مزید سیٹل کرنے والے. اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ مینیجر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. میڈم مجھے بتائیے گا کہ 2007 سے لے کے 2024 تک ابھی تک کتنے کیسز جو ہیں خواتین کے سامنے آئے؟ 6395 کیسز جو ہیں تشدد کے 2007 سے جو ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے فیصل آباد میں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ جنوری سے اگر ہم بات کریں تو 513 کیسز ایسے ہیں جو کہ سینٹر میں رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کیسز کی بڑھنے کی وجوہات کیا نظر آتی ہیں؟ زیادہ تر جو مسئلہ ہے نا وہ خرچے کا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارے ہاں جو ہے وہ صبر کی بہت زیادہ کمی ہے، برداشت نہیں ہے، نہ فیمیل میں اتنی زیادہ رہی ہے نہ میلز میں ہے، جس کی وجہ سے زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور وہ گھر چھوڑ کے جانے کے اور پھر خرچے اور طلاق کی. اور ایک اور ریزن جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے نا کہ طلاق دے دیتے ہیں پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. جب بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے صرف ڈرانے کے لیے طلاق دی تھی، صلح کی گنجائش تو اب بھی ہے. اس پہ بہت زیادہ جو ہے مرد حضرات کو بھی سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ طلاق چھوٹی بات نہیں ہے. بات پہ طلاق کا ڈراوا دینا یا طلاق صرف اس لیے دینا کہ صرف ہم نے تو اس لیے طلاق دی ہے کہ شاید عقل آ جائے، ایک طلاق دے دینا یا 2 طلاقیں دے دینا، لیکن اس سے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. تو فیصل آباد کے اندر لاگو ہو گیا جس میں خواتین کو پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ بھی دی جائے گی، اور یہ مانیٹرنگ جو ہے وہ لا کے تھرو اور آرڈر جو ہیں وہ کورٹ کے تھرو ہوں گے، جس کے اوپر 2024 کے دسمبر تک ابھی تک جو ہے 513 کیسز سامنے آئے جس میں خواتین پہ تشدد اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر گھریلو معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے دکھائی دیے ہیں. جی ٹھیک ہے مریم، بہت شکریہ آپ کا. چنیوٹ میں بھی آج سے عدالتوں میں موسم سرما کی تعطیلات شروع. انتہائی ضروری مقدمات کی سنوائی کے لیے مخصوص ججز دستیاب ہوں گے. مزید جانتے ہیں وقار گھمن سے. جی وقار. عدلیہ میں موسم سرما کی آج سے چھٹیوں کا اطلاق شروع ہو گیا ہے. 1 جنوری تک جو عدلیہ ہے چھٹیوں پر ہوگی. صرف جو ڈیوٹی ججز ہیں وہ فرائض سر انجام دیں گے. ضلع چنیوٹ کی لوئر اور سیشن کورٹس میں جو ڈیوٹی ججز موجود ہیں ان کی اگر ہم بات کریں، ایڈیشنل سیشن جج جاوید اقبال سیشن کورٹس میں بطور ڈیوٹی جج فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ سول کورٹس میں سول جج محمد فیاض جو کہ فرائض سر انجام دیں گے. ان چھٹیوں کے دوران کس نوعیت کے کیس دائر ہو سکتے ہیں، کس نوعیت کے کیسز کی سماعت ہوگی، ہمارے ساتھ وکلا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ان چھٹیوں کے دوران کس قسم کے کیسز کی سماعت ہوتی ہے اور کون سے کیس دائر ہو سکتے ہیں؟ کیسز تو تقریباً سارے ہی دائر ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی ارجنٹ کیسز زیادہ اکاموڈیٹ کیے جاتے ہیں چھٹیوں میں. خاص طور پہ 491 کی ریٹ پٹیشن ہوتی ہے، اسٹے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو بیلز ہوتی ہیں وہ عموماً سنوائی ہوتی ہے. اس کے باقی جو روٹین کے کیسز ہوتے ہیں پھر ان کی ڈیٹ آگے ایڈجرنمنٹ میں لگ جاتی ہے، لیکن سنوائی ان کیسز کی زیادہ ہوتی ہے. بالکل جی. جو ارجنٹ نوعیت کے کیسز ہیں، اسٹے آرڈرز ہیں یا 491 کے جو کیسز ہیں، ان کی جو ڈیوٹی ججز ہیں ان کی سماعت کرتے ہیں. اس وقت اگر ہم سیشن کورٹس لوئر کورٹس کی بات کریں تو تقریباً سناٹا چھایا ہوا ہے. صرف ایسے وکلا موجود ہیں جن کی یہاں پہ آج کیس لگے ہوئے ہیں، باقی وکلا بھی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقار گھمن. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی فیصل آباد کے کالجز کے BS پروگرامز میں عدم دلچسپی. 1000 سے زائد سیٹیں خالی ہونے پر پرنسپلز عارضی لیکچرار سے کام چلانے لگے. کئی کالجز میں پروگرامز ہی بند کر ہو. مزید بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی بتائیے گا. سمیت پنجاب بھر کے سرکاری کالجز میں BS پروگرام تو شروع کر دیے گئے، لیکن ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی شاید عدم دلچسپی ہے. کئی سال گزرنے جانے کے باوجود بھی سرکاری کالجز میں BS پروگرام کے لیے الگ سے اساتذہ کی سیٹیں جو ہیں ان کی منظوری نہیں دی جا سکی ہے. سال 2024 بھی گزر گیا، لیکن اس سال بھی تمام جو سرکاری کالجز ہیں جہاں پر BS پروگرام چلائے جا رہے ہیں ان کو الگ سے سٹاف نہیں مل سکا BS کلاسز پڑھانے کے لیے، جس کے باعث اکثر کالجز جو ہیں وہ یا تو انٹرمیڈیٹ کی کلاسز والے اساتذہ جو ہیں انہی سے BS پروگرام کا کام چلا رہے ہیں، جبکہ کچھ جگہوں پر عارضی طور پر ٹیچر رکھ کر کام چلایا جا رہا ہے. جبکہ کرائیٹیریا یہ تھا کہ BS پروگرام جہاں بھی شروع ہوگا وہاں پر کم سے کم MPhil اور PhD اساتذہ جو ہیں وہ ڈپیوٹ کیے جائیں گے، جبکہ انٹر کالجز جتنے بھی ہیں وہاں پر جو PPSC کا کرائیٹیریا ہے اس میں صرف ماسٹرز کی بنیاد پر لیکچرار جو ہیں وہ بھرتی ہوتے تھے. لیکن اس حوالے سے کسی بھی کالج میں الگ سے BS پروگرام کے لیے سیٹیں نہیں دی گئی. فیصل آباد کی اگر بات کریں تو صرف فیصل آباد کے سرکاری کالجز میں 1000 سے زائد اساتذہ کی ڈیمانڈ ہے BS کلاسز کو پڑھانے کے لیے. اس دوران اکثر کالجز میں ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے مختلف BS پروگرام بند بھی کیے گئے، لیکن جہاں پر BS پروگرام چلائے جا رہے ہیں وہاں پر بھی عارضی ٹیچر رکھ کر کام چلایا جا رہا ہے. اس حوالے سے متعدد بار ڈائریکٹریٹ آف کالجز
اور سربراہان ادارہ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھی اٹھائی گئی کہ BS کلاسز کے لیے الگ سے اساتذہ کی سیٹیں منظور کی جائیں تاکہ مستقل اساتذہ موجود ہوں اور BS پروگرام کو کامیابی سے چلایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانگیر اشرف۔ اسکولوں کے ڈیٹا کی درستگی کے لیے خصوصی مہم شروع۔ چنیوٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے محکمہ تعلیم کے افسران اور ہیڈ ٹیچرز کو نئی ذمہ داریاں سونپ دی۔ تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسکول انفارمیشن جو سسٹم ہے اس میں یہ خامیوں کو دور کرنے کے حوالے سے اس اقدام کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، جس میں ڈیٹا کی درستی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور افسران اور جو اساتذہ سمیت جو ہیڈ ٹیچرز ہیں انہیں مختلف ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپی گئی ہیں، اور جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ اسکولوں کے ہیڈ ٹیچرز کی جانب سے خود رپورٹ کیے گئے ڈیٹا میں متعدد خامیاں پائی گئی ہیں۔ طلباء کی انرولمنٹ اور حاضری میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ اسکولوں میں اساتذہ کی دستیابی کی معلومات غیر تسلی بخش ہیں۔ IT اور سائنس لیبز، بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات کے حوالے سے بھی جو ڈیٹا ہے وہ غیر درست ہے۔ یہ مسائل جو ہیں وہ پالیسی بنانے کے سلسلے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور اس میں مختلف اب ذمہ داریاں جو ہے وہ ہیڈ ٹیچرز کو سونپی گئی ہیں۔ تمام اسکولوں کی جو ہیڈ ٹیچرز ہیں انہیں ڈیٹا کی درستگی کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز، AEOs پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولوں میں ڈیٹا کی تصدیق کے لیے اسکولوں کے دورے کرنے کے پابند ہوں گے۔ اسی طرح DDEOs ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں ڈیٹا کی درستگی کے لیے انہیں جو ہے وہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اس کی طرح CEOs اور DEOs کو چیف ایگزیکٹو افسران اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو کم از کم 5 سے 10% اسکولوں کا خود دورہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب لاہور کی جانب سے یہ اقدامات جو ہے وہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اس میں مقصد یہ ہے کہ جو ڈیٹا فراہم کیا گیا ہے اسکول انفارمیشن سسٹم کو، اس میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور اس سلسلے میں ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ پراپر طور پر ضلع چنیوٹ میں بھی اس مہم کو جو ہے وہ کامیاب بنانے کے حوالے سے ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں اور وہ خود بھی مختلف جو اسکول ہیں وہاں پر وزٹ کر رہے ہیں، انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر منیر۔ ٹریفک قوانین سے آگاہی، ٹوبا ٹیکسنگ پولیس کی جانب سے شہباز چوک سمیت دیگر مقامات پر کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ خواتین ڈرائیورز کی آگاہی کے لیے لیڈی اہلکار موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی بتائیے گا۔ ٹریفک قوانین سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے ٹوبا ٹیکسنگ میں ٹریفک پولیس کی کوششیں جاری ہیں اور آج ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہباز چوک کے مقام پر ایک آگاہی کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہاں پر خواتین سٹاف کو تعینات کیا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ آنے والی خواتین ڈرائیور جو ہیں ان میں آگاہی فراہم کریں۔ خواتین جو ڈرائیور یہاں پر موجود ہے ان کی ریشو کیا ہے اور ان کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کیا اقدامات کر رہی ہیں، اسی حوالے سے ٹریفک پولیس کے اہلکاروں سے بات بھی کرتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا کہ ٹوبا ٹیکسنگ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کی کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو موٹر سائیکل اور کاریں چلاتی ہے؟ اس ٹائم میں ٹوبا کی چونکہ آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خواتین جو موٹر سائیکل ڈرائیورز ہیں اور گاڑی بھی بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، لیکن ان میں لائسنس بہت سارے لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ آج ہم یہ کیمپ اسی وجہ سے لگایا گیا ہے کہ خواتین ڈرائیورز کو اویئرنیس دیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا لائسنس بنائیں، گاڑی جو ہے وہ احتیاط سے چلائیں، کبھی بھی بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل نہ چلائیں، نہ اپنے بچوں کو چلانے دیں، اور اسی طرح جیسے موسم ہے، موسم میں دھند بہت زیادہ ہے، گاڑی کی رفتار آہستہ رکھیں، سیٹ بیلٹ کا لازمی استعمال کریں۔ یہ سارا کیمپس لگانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو سڑک پہ جا کے یہ بیسک انفارمیشن دی جائے اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے، اور ہم لوگ اسپیشل اسی لیے کھڑے ہیں کہ جو خواتین ڈرائیورز آ رہی ہیں ان کو یہ ساری باتیں بتائیں تاکہ وہ ان پہ عمل کریں اور حادثات سے بچ سکیں۔ جی بالکل، دیگر شہریوں کی طرح خواتین ڈرائیورز میں بھی آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ بڑی تعداد میں خواتین موٹر سائیکلیں اور کاریں چلاتی ہیں اور ان کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے، اور ٹریفک پولیس یہ پیغام بھی ان کو دے رہی ہے کہ وہ اپنے لائسنس بنوائیں تاکہ حادثات سے بھی بچ سکیں۔ جی مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناروے کپ 2025 میں شرکت، ٹوبا ٹیکسنگ انڈر 16 اور 17 فٹ بال کھلاڑیوں کے ٹرائل کل سے شروع۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے۔ جی احمد۔ جی ناروے فٹ بال کپ 2025 میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ حصہ لے گی، جس کے لیے پاکستان بھر سے بہترین کھلاڑیوں کی تلاش جاری ہے۔ انڈر 17 کپ کے لیے جو ہے وہ کھلاڑیوں کی تلاش کے سلسلے میں کل ٹوبا ٹیکسنگ کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں ٹرائلز لیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر محمد جمیل موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں۔ جمیل صاحب بتائیے گا کہ ناروے جو فٹ بال کپ ہونے جا رہا ہے جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم پارٹیسپیٹ کرے گی، بہترین کھلاڑیوں کے سلسلہ میں کل ٹیم جو ہے وہ ٹرائلز کے لیے ٹوبا ٹیکسنگ آئے گی، کیا معیار رکھا گیا ہے، کہاں پر یہ ٹرائلز جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ٹوبا کے جو لوکل کھلاڑی ہیں ان کو کیا جو ہے موقع ملنے جا رہا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فٹ بال ورلڈ کپ کے متوازی یہ ہمارے اسٹریٹ میں جو ہمارے گلی محلوں میں کھیلنے والے بچے ہیں ان کے لیے ہر 2 سال بعد ایک کپ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ یہ ناروے میں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارے جو سینئر کوچز ہیں وہ گلی وہ بچے جو کسی کلب کی طرف سے نہیں کھیلتے ان کو موقع دینے کے لیے
ये ट्रायल्स हो रहे हैं। ये हमारे ट्रायल ग्रेजुएट कॉलेज, बॉयज़ ग्रेजुएट कॉलेज टोबा टेक्सिंग में होंगे। इसके कैंप इंचार्ज हैं हमारे DP शकील साहब। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के मकामी खिलाड़ी जो कि किसी क्लब की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो नहीं खेल पाते, गली मोहल्लों में खेलने वाले टैलेंटेड जो खिलाड़ी हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये इस कैंप का इनेकाद किया जाएगा। कैंप जो है वो कल 27 दिसंबर 1 बजे शुरू होगा, जिसमें जो है वो मेरिट पर उतरने वाले जो खिलाड़ी हैं ट्रायल्स परफॉर्म में करके जो है वो अगर जो है वो टीम का हिस्सा बनते हैं तो उनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नदीम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।